हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बताऊंगा आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कि मैटर के स्टेट कौन कौन से होते हैं और मैटर है वो कौन कौन से स्टेट में इस अर्थ पे पाया जाता है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि मैटर क्या है, मैटर क्या होता है। तो मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो इसका मतलब मैटर की मेनली दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है मास और दूसरी होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कोई भी चीज़ कितना स्पेस कवर कर रही है उसको बोलते हैं अपन वॉल्यूम। अब मैटर में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे जो हमें दिखाई देती हैं, कुछ छोटी भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, माइक्रो लेवल की, बट वो रियल में है। जब उनको कलेक्टिवली इकट्ठा किया जाता है तो वो दिखाई देती हैं और उनका मास भी होता है। जैसे डस्ट के पार्टिकल हो गए जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो है तो मैटर ही। अब मैं कहूँ आइडिया एक विचार, तो विचार मैटर नहीं है, आइडिया मैटर नहीं है। तो मैटर की दो प्रॉपर्टी हैं, मास और वॉल्यूम। जिसके पास कोई ना कोई मास होता है, मास का यूनिट होता है हमारा किलोग्राम। तो हो सकता है वो 1 किलो का हो, 2 किलो का हो, 0.5 किलोग्राम का हो, 0.0005 kg का हो। तो इस तरह से उसका कोई ना कोई मास होगा। अब वॉल्यूम होगा वो कोई कितना, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना स्पेस कवर करेगा। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे पेन से, ये सारे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें जो भी चीज़ें दिख रही हैं ये सारे मैटर हैं। अब मैटर को स्टडी करने के लिए, कन्वीनियंस के लिए इसको स्टेट्स में डिवाइड किया गया। तो स्टेट में डिवाइड करने के लिए कुछ इनके गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बेसिस पे इनको अलग किया गया। तो मैटर को हमने मेनली 3 स्टेट में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, गैस। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। जैसे सॉलिड होता है उसका शेप होता है, कोई ना कोई पर्टिकुलर शेप होगा। जैसे पेंसिल है, इसको कहीं भी ले जाएंगे इसका वही शेप रहेगा, ये वैसी ही रहेगी। और पानी है, उसको अगर आप बॉयल में डालेंगे तो वैसी हो जाएगी, बॉटल में डालेंगे तो वैसा शेप ले लेगी। तो इसका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं है, मतलब चेंज होता रहता है। सेम गैस का, गैस को आप किसी भी यूटेंसिल या किसी भी बॉटल वगैरह किसी में भी भरोगे तो उस तरह का उसका शेप हो जाएगा। तो सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। लिक्विड और गैस दोनों का चेंज हो जाता है। अब आता है डेफिनेट वॉल्यूम, यानी सॉलिड को कहीं भी रखेंगे वो उतना स्पेस कवर करेगा, कहीं भी रखेंगे उतना उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। सेम लिक्विड का है, जैसे दूध हो गया। तो अगर हम उसको सिलेंड्रिकल किसी बर्तन में रख रहे हैं जिसका डायमीटर कम है या ज़्यादा है, तो डायमीटर ज़्यादा होगा तो कम ऊंचाई तक भरेगा, कम होगा तो ज़्यादा ऊंचाई तक भरेगा, पर वॉल्यूम मतलब जगह उतनी ही कवर करेगा। तो इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, यानी उतनी ही जगह कवर करेगा, इसको किसी भी जगह रखो। अब गैसों का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं होता है, ये कम जगह में भी आ जाती हैं और ज़्यादा जगह में भी आ जाते हैं, क्योंकि ये कंप्रेसिबल होती हैं। इनको कंप्रेस यानी दबाया जा सकता है, तो ठूस ठूस के भरा जा सकता है। जैसे एक फूला हुआ गुब्बारा है, उसको आप जैसे फुलाने के बाद थोड़े से हाथ से ऊपर से क्लोज करते जाएंगे तो उतनी ही गैस उसमें थोड़ी पास पास होती जाएगी, गुब्बारे का साइज छोटा हो जाएगा, यानी कम जगह में भी आ सकती है। ऐसे ही हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, CNG, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी जो नेचुरल गैस होती है उसको प्रेस करके, कंप्रेस करके सिलेंडर में भरा होता है। तो क्योंकि गैसों में कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी इनको दबाया जा सकता है, इसीलिए इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता है। यानी 1 किलोग्राम गैस अगर सिलेंडर में भरेंगे तो भी वो पूरे सिलेंडर का स्पेस कवर कर लेगी। और उसी में आपको पता है जनरल LPG का घर में सिलेंडर होता है, वो जब खरीद के लाते हैं तो वो फुली होता है, एकदम कंप्रेस्ड। 15 किलो गैस उसमें आ जाती है, और जब उसमें ख़त्म हो जाती है, 1 किलो हो जाती है, तो भी वो उसी सिलेंडर को पूरे को कवर करती है। दैट मीन्स गैस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता है। अब आता है मास। मास एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है,
हर एक मैटर का कोई ना कोई मास होता है और वो फिक्स रहता है, वो यूनिवर्सल है, वो कहीं भी बदलता नहीं। यानी अगर कोई चीज़ 5 किलोग्राम की है तो उसको कहीं भी ले जाएंगे और 5 किलोग्राम की ही रहेगी। यानी 5 किलोग्राम गैस है तो 5 किलोग्राम ही रहेगी वो कहीं भी ले जाएंगे, उसका जो मास है वो चेंज नहीं होगा। तो मास एक फिक्स या कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वन पार्टिकल्स। अब जैसे पेंसिल को हथौड़े हैमर से उसका जो ग्रेफाइट होता है उसको एकदम पीट देंगे तो वो चूर्ण बदल जाएगा पाउडर में। अब वो पाउडर में बदला तो उसके जो पार्टिकल थे वो आपस में कनेक्टेड थे। जो सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम इस तरह, ये इसमें दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, एकदम एकदम क्लोज पार्टिकल होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए। बीच में स्पेस होता भी है तो ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल। अब इसके भी पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, बस थोड़ा बहुत स्पेस होता है। जैसे आपने सुना होगा मछलियाँ जो होती हैं फिशेस, वो गिल्स की हेल्प से जो जल में यानी वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उस ऑक्सीजन को लेती हैं। यानी वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है, मतलब स्पेस होगा तभी तो ऑक्सीजन रहेगी। तो जो लिक्विड है उनके पार्टिकल्स क्लोज तो होते हैं, थोड़ा बहुत स्पेस होता है। गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, जैसे पानी में आप हाथ डाल सकते हो क्योंकि इसके पार्टिकल क्लोज और बॉन्डेड तो होते हैं, पर लूजली होते हैं तो अपन हाथ डाल सकते हैं। यहाँ एकदम हार्ड होते हैं सॉलिड में, और गैसेज में एकदम दूर होते हैं। अगर पास भी होंगे तो कोई भी चीज़ अंदर डालेंगे इधर उधर चले जाएंगे। जैसे वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के अंदर हम चलते हैं तो गैसेज हैं, जब पार्टिकल्स दूर हैं तभी तो उनके बीच में से हम निकल पाते हैं। तो दैट इज गैस की एक और प्रॉपर्टी। अब आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर एनर्जी होगी। जैसे गाड़ी चल रही है तो वो चल रही है ना, तो मूव कर रही है तो उसमें एनर्जी है। और वो किसी चीज़ से टकराएगी तो चोट लगेगी, नुकसान होगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है, क्योंकि वो मूविंग है। तो जब मूविंग थिंग्स में जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं, एक जगह स्टेबल नहीं रहते, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इधर। तो पार्टिकल मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी। सेम इधर इसके भी पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं पानी। ऐसे ही गैसों में तो क्लियरली दिखाई भी देते हैं, इनमें दिखाई नहीं देते, बस तीनों के पार्टिकल्स हम मूव करते रहते हैं तो उनमें एनर्जी होती है। ठीक है, तो अभी हमने समझा सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं और गैस क्या होती है। ठीक, तो पूरी चीज़ों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को, जैसे बुक हो गई, पेंसिल हो गई, तो उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर के 3 स्टेट होते हैं। अब ये स्टेट तीनों चेंजेबल होते हैं, चेंजिंग है, ये तीनों को एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। जैसे अभी हम एक एक करके समझेंगे। अगर हमारे पास सॉलिड है तो उसको अगर हम गर्म करेंगे, उसको हम हीट करेंगे, हीट देंगे तो पिघल जाएगा और लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जैसे बर्फ़ है, उसको बाहर निकालो तो बाहर फ्रिज से बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली गर्म हो रही है, तो पिघल जाती है और वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन मेल्टिंग। जब सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में, इसको बोलते हैं अपन मेल्टिंग। अब ये पानी है, अब ये पानी को धूप में रख दो, या हाँ थोड़ा देर और रखा रहने दो धूप में, तो इसकी भाप बन के धूप में उड़ जाएगा। तो जब लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं एवेपोरेशन। ठीक है, लिक्विड चेंज टू वेपर इज द वाटर की जो गैसियस फॉर्म है। तो वाटर सॉलिड में आइस होती है, लिक्विड में वाटर रहता है और गैसियस में वेपर होती है। ठीक है, तो लिक्विड टू गैस पानी का चेंज होना एवेपोरेशन, लिक्विड टू चेंज एवेपोरेशन। अब ये गैस है, सॉलिड लिक्विड गैस। अब गैस वापस से लिक्विड में चेंज हो जाती है। कैसे? गैसों को ठंडा कर दो, यानी ये सारी चीज़ें इधर से इधर चल रही हैं, ये गर्म करने पे, इसको गर्म करेंगे ये और इसको गर्म करेंगे तो ये। अगर उल्टा करेंगे, ठंडा करेंगे, तब फिर ऐसे चलेगा। ठंडा करेंगे तो ये गैस है, उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे और वाटर में चेंज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन कंडेंसेशन। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ठंडी बोतल होती है फ्रिज में से निकाल के,
तो उसकी बाहर की सतह पे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो किस प्रोसेस के थ्रू आते हैं? कंडेंसेशन। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, बोतल के चारों तरफ हवा है, उसमें पानी है जो कि डिसअपियर है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। बट वो जैसे ही कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और वाटर की बोतल पे चिपक जाते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन कंडेंसेशन। ठीक है। तो गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन। अब लिक्विड से वापस ठंडा करेंगे, पानी को वापस से फ्रिज में रखेंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वापस से सॉलिड बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। उस प्रोसेस को अपन फ्रीजिंग बोलेंगे। अब एक प्रोसेस होती है जो सॉलिड है उसको अगर हम गर्म करेंगे, ट्रायंगल का साइन गर्म, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये सीधा गैस में चेंज हो जाएगा। जैसे कैंपोरा आपने देखा होगा पूजा आरती में, जो सफ़ेद टुकड़ा होता है वो सीधा गर्म करते हैं, आग जलते सीधा गायब हो जाता है, डिसअपियर। यानी सॉलिड बिना लिक्विड फॉर्म में जाए डायरेक्ट गैस बन जाए तो उसको बोलते हैं अपन सब्लिमेशन। अब वो जो गैसियस फॉर्म है उसको वापस से ठंडा करेंगे, सेम सबस्टांस जैसे कंफोर, तो उसको वापस से ठंडा करेंगे तो वापस से वो डायरेक्ट सॉलिड में आएगा, जिसको बोलेंगे अपन डिपोजिशन। ठीक है। अब इनकी सबकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेल्टिंग, द चेंज ऑफ ए सॉलिड इनटू अ लिक्विड व्हेन हीट इज अप्लाइड। जब हीट को अप्लाई किया यानी गर्म किया जाता है तो जो सॉलिड है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों अलग अलग चीज़ है। द प्रोसेस वेयर लिक्विड टर्न्स इनटू गैस, लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, और जैसे वाटर था वो वेपोर में चेंज हो रहा। अब ये दो तरीके से पानी की भाप बनेगी। जैसे दिस इज थर्मामीटर। तो जो पानी है उसको जब गर्म करते हैं अपन किचन में तो 100 डिग्री सेल्सियस ये पानी का बीपी है। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट पे जाने के बाद ही पानी जो है वो भाप में बदलता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी की भाप बनती है इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन बॉइलिंग। लेकिन जब धूप में पानी रखा रहता है तो वो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके आसपास, इससे ऊपर रखने पर ही वो भाप में चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन इवेपोरेशन। वो इवेपोरेट होना है। तो बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन दोनों अलग अलग चीज़ें। तो जब बॉइलिंग पॉइंट पे पानी चेंज होता है तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग, यानी 100 डिग्री सेल्सियस एंड एबव, इससे ऊपर। अगर इससे नीचे भाप बन रही है तो उसको बोलेंगे अपन इवेपोरेशन। नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन। यानी जो वेपर है उसको ठंडा करेंगे। वेपर किस फॉर्म में होती है? गैस फॉर्म में। अब वो गैस किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में, ड्यू टू टेम्परेचर डाउन। ठंडा करेंगे, ठंडा करना मतलब टेम्परेचर डाउन करना, और गर्म करना मतलब टेम्परेचर राइज करना। ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन कंडेंसेशन। ये आपको दिख रहा होगा शीशे के ऊपर, सर्दियों के दिनों में ये पानी के ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं, है ना ये। अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन अगेन, द प्रोसेस इन विच वाटर चेंज इनटू वेपर एट टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे, उसके नीचे, तो बोलेंगे हम इवेपोरेशन। अब एक छोटी सी जनरल घटना देख लेते हैं, जैसे बरसात कैसे होती है। जैसे जो ओशिन्स होते हैं, सीज होते हैं, तो गर्मियों के दिनों में जो पानी की वेपर बन जाती है, और वेपर जब पार्टिकल्स डस्ट वगैरह के तो उनके साथ जुड़ के वेपर है वो क्लाउड में चेंज हो जाती है, तो क्लाउड बन जाते हैं, बादल। अब जब मानसूनी हवाएं चलती हैं, विंड्स चलती हैं, तो ये जो क्लाउड हैं वो बहते हुए आते हैं एटमॉस्फेयर की ऊपर की लेयर में। हाँ, तो जब ये ऊपर की लेयर में आते हैं तो जैसे ऊंचाई पे तो होते ही हैं, जब ये पहाड़ों से टकराते हैं तो ये वेपर के पार्टिकल दूर दूर थे। जब हवा ऊंची किसी माउंटेन से टकराती है तो ये पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं अपन कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन होने के बाद ये वाटर ड्रॉपलेट में जो कि हैवी होती है तो उसको गिरना पड़ता है, तो प्रिसिपिटेशन होता है, यानी बरसात होती है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा। पानी इवेपोरेट होता है, फिर वो पहाड़ों से टकराती है तो कंडेंसेशन, ऊपर जाने पे टेम्परेचर भी डाउन होता है, और जब टेम्परेचर डाउन होगा तो जो वेपर है वो वाटर में चेंज होती है। बादलों से टकरा के, बादल जब पहाड़ों से टकराते हैं तो इस तरह वर्षा होती है कंडेंसेशन के बाद, वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही होती है।
अब आता है फ्रीजिंग क्या होता है। द प्रोसेस वेयर ए लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड यूजुअली ड्यू टू ए डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डाउन करें। अब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जिसमें जो दिखाई दे रहा है 0 डिग्री से, दैट इज पानी का जो बीपी होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी की भाप बनती है। लेकिन अगर ऑलरेडी पानी गर्म है यानी 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको ठंडा करेंगे यानी प्लस का 20 डिग्री, इसको नीचे लाएंगे, ठंडा करेंगे, तब ये जो लिक्विड था वो 0 डिग्री पे आके सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो 0 डिग्री इज द FP, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन कब, जो टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, ठीक है, जबकि पानी पहले से थोड़ा सा गर्म था उसको। लेकिन अगर हाँ, सॉलिड में चेंज हो जाएगा तो इसको बोलेंगे अपन फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन अगर 0 से नीचे है, तो 0 से नीचे तो पानी बर्फ़ की आइस की फॉर्म में रहता है। तो -20 डिग्री सेल्सियस नीचे देखो, -30, -40, तो ये सब आइस होगी, और आइस का भी टेम्परेचर कुछ माइनस में है। लेकिन जब ये टेम्परेचर, इसको अपन रिवाइज करेंगे, तो -10 ऐसे ऐसे करते हुए -5, 4, 3, 2, 1, तो जो नेगेटिव से आएगा ऊपर की तरफ, तब ये 0 से अबव जाने पे ये वाटर में चेंज हो जाएगा। वाटर में चेंज हो जाएगा तो इसको MP बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। यानी बर्फ़ है वो नीचे से ऊपर आने पर, जब 0 से ऊपर जाते हैं तो पानी में चेंज हो जाती है, जिसको बोलते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट। बट ऑलरेडी पानी प्लस में टेम्परेचर है, उसको डाउन करते हैं तो 0 इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट एंड 0 इज़ द मेल्टिंग पॉइंट। तो 0 दोनों है, फ्रीजिंग और मेल्टिंग, बट दोनों अलग अलग है। फ्रीजिंग कब, जब डाउन करेंगे टेम्परेचर, और मेल्टिंग कब, जब टेम्परेचर राइज करेंगे। ओके, तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है ये समझ में आ गया। हाँ, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।